नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम अपने कक्षा 9 के अध्याय 3 की चर्चा कर रहे हैं, जो कि है परमाणु एवं अणु। हमने इनकी संरचना, इनके गुणधर्मों की बात कर ली थी। उसके बाद आज हम व्याख्यान भाग 5 में इसके एनसीईआरटी अनुभाग 3.3.3 से लेकर के 3.4.1 तक की चर्चा करने वाले हैं। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह अस्वीकरण है। इसके बाद हम जानते हैं कि आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप कौन-कौन सी बातों को सीखेंगे, आज क्या-क्या जानने के बाद आप सक्षम होंगे। तो आज सरल यौगिकों और द्विआधारी यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने में आप सक्षम होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी के अनुसार कौन-कौन से विषय हैं जो यहाँ पर आज हम शामिल करने वाले हैं, तो आज हम एनसीईआरटी के अनुसार अनुभाग 3.3.3 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आयन क्या होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 3.4 की, जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखते हैं। उसके बाद 3.4.1 की बात करेंगे, जिसमें सरल यौगिकों के सूत्रों के बारे में जानेंगे, कैसे हम इन्हें प्राप्त करते हैं। और हम पाठ्य निहित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। और फिर अंत में हम उन समस्त बातों की चर्चा करेंगे संक्षेप में, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि आज के व्याख्यान की सभी महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। तो अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी अनुभाग 3.3.3 की, जिसमें बताया गया है कि आयन क्या है। तो हम आयनों के बारे में सबसे पहले आज जानने वाले हैं। हमने परमाणु और अणुओं के बारे में समझ लिया, अब हम आयनों के बारे में समझने वाले हैं। तो आयन की परिभाषा यह होती है कि आयन एक आवेशित कण है, जो तब बनता है जब कोई परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है या फिर खो देता है। अब मेरे पास एक परमाणु है या फिर परमाणुओं का एक समूह है। अब परमाणुओं में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं। तो अब इन 3 मौलिक कणों में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या खोएगा, तो जिस भी स्पीशीज का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं आयन। अगर हम धनायन की बात करें, तो एक धनायन एक धनात्मक रूप से आवेशित आयन होता है, जिस पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों को खोकर बनता है। जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण बनने वाले आयन को हम धनायन कहते हैं, जैसे कि सोडियम धनायन, कैल्शियम धनायन, एल्युमिनियम धनायन। तो यह हमें समझने में मदद करता है कि परमाणु कैसे आवेशित होते हैं और आयनिक बंध कैसे बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इसमें जो है आवेश आ जाता है। उसके बाद अगर हम ऋण आयन की बात करें, तो जब ऋण आयन एक ऋणात्मक आवेशित आयन होता है, जो एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के फलस्वरूप बनता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा तो क्लोराइड आयन बनाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऑक्साइड आयन बना लेता है। और फिर नाइट्रोजन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके N3- बना लेता है। तो ऋणायन रासायनिक अभिक्रियाओं और यौगिकों के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने देख लिया कि आयन क्या होते हैं और धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग हो तो हमें वहां पर धन आयन देखने को मिलता है, अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए तो वहां पर हमें ऋण आयन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें बहुपरमाणविक आयन की, तो बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं। तो देखो, एक बहुपरमाणु आयन परमाणुओं का समूह होता है, जो एकल इकाई के रूप में एक साथ कार्य करता है। जहां पर बहुत सारे परमाणु हैं, परंतु आवेश एक ही है, एक ही आयन है वहां पर, जो पूरे उस समूह का जो आवेश होगा उसको बताएगा और एक समग्र विद्युत आवेश होता है। उदाहरणों में अगर हम बात करें तो उदाहरण दे सकते हैं अमोनियम आयन और सल्फेट आयन की। यहाँ पर NH4+ आयन जो होता है अमोनियम आयन कहलाता है, और सल्फेट आयन SO4 2- सल्फेट आयन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन में आप देख सकते हो, अगर अमोनियम आयन की बात करो तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है और उस पर एक धनावेश है। और जब सल्फेट आयन की बात करते हैं तो 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन और वहां पर 2 ऋणावेश होता है, तो इसे हम सल्फेट आयन कहते हैं। तो ये एक बहुपरमाणविक आयन है। तो इस प्रकार हमने आयनों को, धनायनों को, ऋणायनों को और बहुपरमाणविक आयनों को समझ लिया। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। आखिर ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक बंध जब बनते हैं, देखो
धनायन मतलब धनात्मक आवेशित आयन और ऋणायन मतलब ऋणात्मक आवेशित आयन के बीच जब आकर्षण बल लगता है और इन आकर्षण बलों के कारण जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें ही हम कहते हैं कि वे आयनिक यौगिक हैं। और ये तब भी बनते हैं और ये तभी बनते हैं जब एक धनावेशित आयन और एक ऋणावेशित आयन के बीच एक बंध बनता है और यह बंध ही क्या कहलाता है? आयनिक बंध। तो इस बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं और उनके बीच जो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है और इस बल के कारण बनने वाले यौगिक को हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और यह आकर्षण जिसे विद्युत स्थैतिक बल के रूप में भी जाना जाता है, आयनों को एक स्थायी संरचना प्रदान करने में मदद करता है। आमतौर पर यह हमेशा एक धातु और अधातु के बीच बनता है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं आयनिक बंध की। तो धातुएं क्या होती हैं? आप जानते हो कि धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने की और अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की। तो जब एक धातु है और एक अधातु है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है, तो वहां पर बहुत ही आसानी से आयनिक बंध बन जाता है। तो इस प्रकार के अगर हम उदाहरणों की बात करें कि कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर आयनिक बंध पाया जाता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। तो यहाँ पर जो घटक होता है सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। और ये विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण के फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है, तो यहाँ का आकर्षण कहलाता है आयनिक बंध। अब विद्युत रूप से उदासीन जो है अणुओं की बात करें तो देखो, पहली बात तो कि ये आवेशित आयनों से बना है, लेकिन जब यौगिक बनता है तो वह हमेशा विद्युत उदासीन होता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड एक विद्युत उदासीन अणु है। इसमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, जिसका अर्थ है कि आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं, होते हैं विपरीत, आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हमारे पास पूरा यौगिक बनेगा तो वह विद्युत उदासीन होगा, वहां पर ये आवेश एक दूसरे को हमेशा संतुलित कर देंगे। तो इस कारण हमारे इन यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये होते हैं आयनिक यौगिक और आयनिक बंध क्या होता है, और यौगिक जो भी बनता है हमेशा विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये हो गई एक बात। अब हम बात करेंगे कुछ आयनिक यौगिकों की। अब आप इस तालिका में देख सकते हैं, आपके सामने कुछ आयनिक यौगिक दिखाए गए हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर इनके घटक तत्वों की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। और कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, द्रव्यमान अनुपात की बात कर रहे हैं हम, परमाणुओं के अनुपात की नहीं। जितना कैल्शियम है उसका द्रव्यमान और जितनी ऑक्सीजन है उनका द्रव्यमान, जब इनका अनुपात निकालते हैं तो 5:2 निकल करके आता है। और यौगिकों की एक खास बात होती है कि यहाँ पर जो भी तत्व, जो भी घटक शामिल होते हैं, उनका एक हमेशा निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात में शामिल होने से ही यौगिक का निर्माण होता है। अगर हम कैल्शियम और ऑक्सीजन को 5:2 के अनुपात में मिलाएंगे तभी हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, अन्यथा हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा। तो इस अनुपात का होना बहुत जरूरी है और ये 5:2 द्रव्यमान अनुपात है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर होते हैं मैग्नीशियम और सल्फर, और मैग्नीशियम और सल्फर का द्रव्यमान अनुपात होता है 3:4। और जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है सोडियम और क्लोरीन, और इनका द्रव्यमान अनुपात होता है 23:35.5, क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है, और एक सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और एक क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इनके आवेश कैसे संतुलित करे जाते हैं, इन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए ताकि एक यौगिक बन जाए और उनके आवेश भी संतुलित हो जाएं। क्योंकि भले ही वो एक आयनिक यौगिक है, लेकिन पूरा जो हमारा यौगिक होता है, पूरा अणु हमेशा एक विद्युत उदासीन प्रकृति का ही होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ आयनों के भी उदाहरण देख लिए। अब हम बताते हैं कि हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं NCERT अनुभाग 3.4 की, जिसमें हम रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखते हैं इसको समझने वाले हैं। अब किसी यौगिक का प्रतीकात्मक निरूपण यह दिखाता है कि विभिन्न तत्व किसी विशिष्ट अनुपात में कैसे संयुक्त होते हैं, और यह यौगिक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को संकेतों और जो है ऊपर जो उनके संकेत होते हैं उनके ऊपर एक संख्या लिख करके उसके माध्यम से दर्शाई जाती है। तो हम कैसे बताते हैं कि उनके ऊपर संख्या कितनी होगी, तो वह हम निकालने की जो है आज कोशिश करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको किसी तत्व के प्रतीक और संयोजकता का ज्ञान नहीं है तो आप संयोजकता नहीं निकाल सकते।
तो सबसे पहले जो भी तत्व है उसके प्रतीक को लिख लो और प्रतीक में ही उसकी संयोजकता पता होगी, तब आप जो है उसके सूत्र को निकालने में सक्षम होंगे। तो हम इनके उदाहरणों को समझेंगे और उससे हम समझेंगे कि हम कैसे निकालते हैं इनका सूत्र। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि मैंने कहा प्रतीक, तो प्रतीक तो आप समझ गए कि प्रतीक तो निश्चित होता है कि इस तत्व का यह प्रतीक है जो कि लैटिन भाषा से आया हुआ है। संयोजकता का क्या मतलब होता है? किसी तत्व की संयोजन क्षमता वो क्या होती है? तो संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संदर्भित करती है। यह दर्शाती है कि वह अन्य तत्वों के साथ कितने बंध बना सकता है और यह उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें कई परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए खो सकता है, प्राप्त कर सकता है या साझा कर सकता है। यानी कि संयोजकता किसी भी परमाणु के लिए वह संख्या है जिसमें वह इलेक्ट्रॉनों को या तो त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा या फिर साझा करेगा, कुछ भी करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा और स्थायी बन जाएगा। संयोजकता यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि तत्व कैसे अभिक्रिया करेंगे और वे किस प्रकार यौगिक बना सकते हैं। और जब रासायनिक यौगिक बनाए जाते हैं तो शामिल आयनों के आवेश या फिर संयोजकता का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। संतुलन होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि कुल आवेश और कुल धनावेश और कुल ऋणावेश एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मान लो कि यदि एक +2 आयन है और एक -1 आयन के साथ मिल रहा है, तो -2 आयन को संतुलित करने के लिए आपको जो संख्या में 2 लेने पड़ेंगे -1 आयनों को, तब जाकर के दोनों संतुलित होंगे। और यह संतुलन ही सुनिश्चित करेगा कि यौगिक विद्युत रूप से उदासीन है और यही बताएगा कि जो हमारा यौगिक है वो स्थायी है। तो इस प्रकार जो है हम सूत्र बनाते हैं। अब सूत्र लिखने के नियमों की अगर हम बात करें तो जब कोई यौगिक धातु और अधातु से बनता है, ठीक है, क्या हो रहा है, यौगिक धातु और अधातु से बनता है तो यौगिक के नाम या सूत्र में पहले धातु का नाम या प्रतीक आता है। हमेशा धातु का नाम या प्रतीक पहले आएगा और यह नियम रासायनिक सूत्रों की सही पहचान और लेखन में हमारी बहुत मदद करता है। मान लो कि किसी यौगिक में धातु अधातु है तो वहां पे हम पहले धातु का नाम लिखते हैं। जैसे हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक उदाहरण देखा था, एक आयनिक यौगिक देखा था सोडियम क्लोराइड। हमने क्या लिखा था उसके लिए जो है सूत्र, वो लिखा था NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक धातु है ना, तो हम सोडियम का नाम पहले लिखते हैं ना NaCl में। इसी प्रकार जो है यह नियम इसीलिए लिखा हुआ है। तो उदाहरण जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जहां पर कैल्शियम और ऑक्सीजन शामिल होते हैं इसको बनाने में। इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca कैल्शियम और ऑक्साइड O, जिसका मतलब है कि एक कैल्शियम परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर के यौगिक बनाता है। अब धातु का नाम कैल्शियम है और इसके प्रतीक Ca को पहले लिखा जाएगा इस सूत्र में। तो यह मेरे कहने का मतलब था। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण आप देखो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है आपके पास, तो यहाँ पर सोडियम यानी कि Na, क्लोरीन यानी कि Cl मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। तो यह आमतौर पर टेबल नंबर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ इस सूत्र में सोडियम पर +1 आवेश होता है और क्लोरीन पर जो है ऋण-1 आवेश होता है। सोडियम पर धनावेश होता है और एक ही ऋणावेश होता है क्लोरीन पर। तो दोनों की संख्या 1-1 है, दोनों एक-एक परमाणु ही दोनों के इनके आवेशों को संतुलित कर देते हैं और विद्युत उदासीन यौगिक बना देते हैं। चूंकि यहाँ पे भी सोडियम एक धातु है, इसलिए यौगिक का नाम में सोडियम पहले लिखा जाएगा और सोडियम के प्रतीक को भी पहले लिखा जाएगा। इसी प्रकार आयरन सल्फाइड होता है। आयरन सल्फाइड इसका रासायनिक सूत्र होता है FeS और यहाँ पर आयरन एक धातु है तो इसलिए इसका नाम और प्रतीक यहाँ पर पहले लिखा जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की बात कर लो, कॉपर ऑक्साइड में भी क्या होता है CuO, कॉपर को कॉपर Cu से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्साइड ऑक्सीजन को O से। तो जब ये धातु है यहाँ पर कॉपर, तो कॉपर का नाम पहले आएगा और कॉपर का प्रतीक भी पहले आ जाएगा। अब अगर धातुओं की बात करें तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर जैसी धातुएं आमतौर पर आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती हैं और ये तत्व आमतौर पर प्रतिक्रियाशील होते हैं और उनकी आयनन ऊर्जाएं कम होती हैं। वे धनात्मक आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खो देती हैं क्योंकि वे धातुएं हैं और धातुओं की प्रवृत्ति है ऐसी है। तो इन्हें हम बाईं ओर लिखते हैं और ये विद्युत या फिर ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करके आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के कारण विद्युत का संचालन आसानी से कर पाते हैं। और जब हम अधातुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखो अधातुएं कौन कौन सी लिखी हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर। तो ये सब अधातुएं जो होती हैं ये आवर्त सारणी के बाईं ओर आपको देखने को मिलेंगी। यह व्यवस्था उनके रासायनिक गुणों को दर्शाती है जैसा कि ऋणात्मक आयन बनना और आमतौर पर गैसों या भंगुर ठोस के रूप में मौजूद होना इनकी विशेषता है। उनकी स्थिति अभिक्रियाशीलता और बंधन व्यवहार की भविष्यवाणी करने में भी बहुत मदद करती है। तो ये भी अभिक्रियाशील होते हैं।
इसके बाद हम और आगे नियमों की बात करने वाले हैं। तो अब देखो, बहुपरमाणुविक आयनों से बने यौगिकों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, बहुपरमाणु आयनों के साथ जब यौगिक बनाए जाते हैं तो आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन के सूत्र को कोष्ठक में रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 2 नाइट्रेट आयन है यानी कि NO3- नाइट्रेट आयन की आवश्यकता होती है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, NO3 और इसको बड़े वाले कोष्ठक में और इसके नीचे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इसे संतुलित करते हैं। तो यह यौगिकों में मौजूद आयन की संख्या को स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करता है कि कितने आयन मौजूद हैं, जिससे हमें सूत्र को पढ़ना और समझाना दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय यह बताते हैं कि आयनों की जो संख्या होती है वो हमेशा कोष्ठक के बाहर लिखी जाती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है कि 2, और OH का बताया मैंने, OH का होल ट्वाइस मतलब OH के संख्या 2 है, तो इसको हमने नीचे लिखा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इनकी संख्या को बता सकते हैं कि कितनी आयनों की संख्या है। मतलब प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं जो इसे संतुलित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि आयनिक यौगिक में आवेश कैसे संतुलित हो रहा है। इसके बाद अगर हम जैसे कि मैंने आपको ये उदाहरण बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसके बाद अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो वहां भी क्या होता है, एक सोडियम धनायन हाइड्रोक्साइड OH- एक आयन के साथ संतुलित हो जाता है। और जो यहाँ पर कोई एक दोनों में संख्या होती है तो यहाँ पर हम कोई कोष्ठक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उससे ज्यादा होते हैं तो हम कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा आयन कितनी संख्या में मौजूद है। अब अगर हम बहुपरमाणु आयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पर उदाहरण एक आयन के साथ, जैसे मैंने अभी बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है और एक सोडियम आयन होता है, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तो यहाँ पर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सामान्य आयनों की संयोजकता की। अब सामान्य आयनों की संयोजकता अगर हम बात करें तो हम इस तालिका से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 संयोजकता, 2 संयोजकता और 3 संयोजकता वाले यौगिकों को हमने लिखा है। हम आयनों के नाम लिख रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये ऐसी धातुएं हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है। अब ये और अगर आधात्विक तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी ऋणायन बना देता है जिसे हम हाइड्राइड के रूप में जानते हैं, और हाइड्रोजन त्याग करके धनायन भी बना लेता है जिसे हम प्रोटॉन के रूप में जानते हैं। उसके अलावा एक संयोजकता वाले आयनों की बात करें तो बहुपरमाणुविक आयन की जब बात करते हैं तो हम उसमें अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण होता है। जहां भी आपको धनायन दिख जाए मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, जहां पर आपको ऋणायन दिख जाए वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। अगर हम द्विसंयोजकता वाले आयनों की बात करें तो मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, आयरन आयन, ये सब भी होते हैं और आयरन +2+3 दोनों में ही देखने को मिल सकता है। और अगर इनके ऋण आयन की बात करें तो ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं। अगर बहुपरमाणु आयन की बात कर रहे हैं तो फिर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये सब 2 संयोजकता वाले बहुपरमाणु आयन होते हैं। और इसी प्रकार अगर हम त्रिसंयोजकता वाले आयनों की बात करें तो अगर हम धात्विक आयन की बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम आयन, आयरन आयन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयरन होता है +2 और +3 दोनों में हो सकता है। नाइट्राइड आयन जो कि अधात्विक तत्व है और N3- इसका सूत्र होता है। फास्फेट आयन PO4 3- ये एक बहुपरमाणुविक आयन है जिस पर 3 ऋणावेश होते हैं। तो इस प्रकार ये त्रिसंयोजक बहुपरमाणुविक आयन है। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ आयनों के नाम और उनके प्रतीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब द्विआधारी यौगिकों के सूत्रों की बात करते हैं, जो कि अब हम NCERT अनुभाग 3.4.1 में पहुंच चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं द्विआधारी यौगिकों के सूत्रों की। तो द्विआधारी यौगिकों का सबसे सरल प्रकार है जिसमें द्विआधारी यौगिकों जो यौगिक होते हैं वो यौगिकों का सबसे सरल प्रकार होता है जिसमें ठीक 2 अलग-अलग तत्व रासायनिक रूप से बंधे हुए होते हैं और ये यौगिक तब बनते हैं जब 2 तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में
संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यह भी द्विआधारी का मतलब जहां पे दो आधार, सिर्फ दो, उससे ज्यादा नहीं। और चूंकि यौगिक की बात करी हमने, तो हमेशा वही निश्चित अनुपात में संयोजित होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और वे एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम की एक गैस बनती है, जिसे HCl से भी प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे बनता है, पहले हम क्या लिखते हैं, तत्वों के प्रतीक लिखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और अब इनकी संयोजकता को तिर्यक गुणा करते हैं। अब इनका सूत्र हमें बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इनकी संयोजकताओं को इनके नीचे लिख देते हैं। तत्व लिखे हमने हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन की संयोजकता को उसके नीचे लिख दो 1, क्लोरीन की संयोजकता को उसके नीचे लिख दो 1। अब हम क्या करते हैं, जिसे हम क्रिस क्रॉस जो है विधि भी कहते हैं, इसे क्रिस क्रॉस विधि के नाम से जाना जाता है। तो इनकी संयोजकताओं का तिर्यक गुणा कर दिया जाता है, हाइड्रोजन का 1 से, क्लोरीन का भी 1 से, क्योंकि दोनों की एक एक संयोजकता है इस स्थिति में। तो जब यहाँ पर सूत्र बनेगा वो क्रिस क्रॉस विधि से मिलेगा HCl। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब हम इसके लिए सूत्र कैसे बनाएंगे, यह भी एक द्विआधारी यौगिक है जहां पर दो प्रकार के परमाणु है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फाइड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु सल्फर के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करेंगे और एक द्विआधारी यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे। अब एक जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, अगर आपकी इसकी विशेषताओं की बात करें ना, तो ये बहुत रंगहीन गैस होती है, विषाक्त गैस होती है, और इसकी गंध ना सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो ये अच्छी इसकी गंध नहीं होती, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अब अगर हम इसको इसके बनाने की बात करें, इसके सूत्र की बात करें, तो ऊपर जैसे हमने उदाहरण 1 देखा, उदाहरण 1 की तरह ही हम इनके प्रतीकों को पहले लिखेंगे, फिर इनके नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और सल्फर का प्रतीक होता है S। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1 और सल्फर की है 2। अब दोनों को गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर हमें जो है क्रिस क्रॉस जो है उत्पाद जो मिलेगा, जो मतलब सूत्र जो मिलेगा वो मिलेगा H2S, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। इसी प्रकार हम आगे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। अब हमारे पास है एक और उदाहरण, जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर जो है परमाणु तो 5 है, एक कार्बन और 4 क्लोरीन, लेकिन हम इसे द्विआधारी यौगिक ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणु हैं। अगर परमाणुकता की बात करें, परमाणुकता यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ पर कुल परमाणुओं की संख्या 5 है। तो अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करने जा रहे हैं, जो कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इनके तत्वों के प्रतीक होते हैं कार्बन C और क्लोरीन Cl। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो जब इनके आवेशों को संतुलित किया जाता है, तो कार्बन के +4 4 क्लोरीन के -1 से संतुलित हो जाता है, और फलस्वरूप क्या बनता है, CCl4, जो इस प्रकार बनता है। इनका तिर्यक गुणा करके इनकी संयोजकताओं का सूत्र का हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम धातु 2 क्लोरीन आयनों से जुड़ी हुई होती है। कैसे, क्योंकि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। जब इनके आवेशों यानी कि संयोजकता की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम की +2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। तिर्यक गुणा करने पर MgCl2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है सरल यौगिकों के सूत्र हम बनाने सीख गए। अभी हम एक और उदाहरण की बात करने वाले हैं। उदाहरण 5 है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब अगर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इनकी संयोजकता की बात करें, तो एल्युमिनियम की होती है +3, ऑक्सीजन की होती है 2, और हमेशा तत्व के प्रतीकों को दूसरे तत्व की संयोजकता से गुणा करके उसका सूत्र हम लिखते हैं। जब हमारे पास द्विआधारी यौगिक होता है, तो हमें मिल जाएगा Al2O3। इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का प्रतीक लिख लेंगे Ca, ऑक्सीजन का प्रतीक O, और दोनों की संयोजकताएं +2 हैं। तो इस बार क्या होगा, देखो आपको लग रहा होगा Ca2O2 लिखते हैं, लेकिन जब भी हम यौगिक लिखते हैं तो वहां पे हम हमेशा सरल अनुपात की बात करते हैं। तो यहाँ पे चाहे तुम Ca2O2 लिख दो, चाहे तुम CaO लिख दो, उसको सरल अनुपात में दोनों ही सही है, इसलिए हमेशा सरल अनुपात में सूत्र लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे CaO। तो इस प्रकार हमने देखे। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है सोडियम नाइट्रेट का, यानी कि यहाँ पर सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पर परमाणु तो 3 शामिल है, लेकिन अगर आयनों की बात करें तो 2 आयन शामिल है, एक सोडियम आयन, एक नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे सोडियम की संयोजकता +1 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। जब तिर्यक गुणा करने पर क्रिस क्रॉस विधि से हमको NaNO3 के सूत्र का पता चल जाता है। इसी प्रकार एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक OH होता है। आवेश कैल्शियम पर +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पर -1 होता है। क्रिस क्रॉस विधि से जब इसका उपयोग करके निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि CaOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की संयोजकता से गुणा किया जाएगा और OH कैल्शियम की संयोजकता से गुणा किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर
2 हाइड्रोक्साइड है तो इसे हम कोष्ठक में दिखाएंगे। तो कोष्ठकों के उपयोग का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कोष्ठक का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो NaCO3 इसका सूत्र होता है। यहाँ पर एक सोडियम आयन है, एक कार्बोनेट आयन है। सोडियम आयन पर आवेश +1 होता है, कार्बोनेट का आवेश -2 होता है। जब क्रिस क्रॉस विधि का उपयोग हम करेंगे तो इनको संतुलित करने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता होगी और कार्बोनेट पर -2 आवेश होता है तो एक कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को संतुलित करेंगे और विद्युत रूप से उदासीन यौगिक तभी बनाएंगे जब हम Na2CO3 सूत्र का उपयोग करेंगे। इसके बाद हमारा 10वां उदाहरण है अमोनियम सल्फेट, यानी कि एक अमोनियम आयन है और एक सल्फेट आयन है और हम जानते हैं कि अमोनियम आयन पर +1 आवेश होता है और सल्फेट आयन पर -2 होता है। तो क्रिस क्रॉस विधि से जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्योंकि जब बहुपरमाणुक आयन की हम बात करते हैं तो बहुपरमाणुक आयनों में हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। हमने यह देख लिया था, क्योंकि अमोनियम आयन एक बहुपरमाणुक आयन है, यहाँ एक से अधिक परमाणु है। सल्फेट आयन भी एक बहुपरमाणुक आयन है, लेकिन चूंकि ये एक ही संख्या में मौजूद है तो हम यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक संख्या में होता तो हम यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग करते, जैसे हमने अमोनियम आयन के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया है और विद्युत रूप से उदासीन यौगिक यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, जिसका सूत्र है NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस प्रकार हमने देख लिया कैसे हम इनके रासायनिक सूत्र लिखते हैं। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया कि आपको सूत्र लिखना है सोडियम ऑक्साइड के लिए, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए, फिर सोडियम सल्फाइड के लिए, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो अभी हमने सूत्र निकालना सीखा, हमने आयनों की चर्चा करी, आयनों के प्रकार देखे, बहुपरमाणुक आयनों को देखा और कैसे हम सूत्र निकालते हैं उनको भी देखा। अब हमें सूत्र लिखना है किसके लिए, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन चारों के लिए। तो एक एक करके सबको हम हल करेंगे। पहले हम बात करते हैं किसकी, सोडियम ऑक्साइड के सूत्र की। तो सोडियम की संयोजकता +1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, -2 होती है। अब कैसे करते हैं, उनकी संयोजकताओं का तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो सोडियम का गुणा होगा 2 के साथ, ऑक्सीजन का गुणा होगा 1 के साथ। तो Na2 जो हमारा सूत्र निकल करके आएगा और ये एक विद्युत उदासीन यौगिक बनकर के तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश संतुलित है। सोडियम पर +1 आवेश होता है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है। जब हमने 2 सोडियम ले लिए तो हमारे पास +2 सोडियम पर हो गया और ऑक्सीजन पर -2, दोनों मिलकर के एक दूसरे को विद्युत रूप से उदासीन बना देते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा यौगिक जो हमें बताना है एल्युमिनियम क्लोराइड है। तो हम एल्युमिनियम का प्रतीक और उसकी संयोजकता लिखेंगे, क्लोरीन का प्रतीक और उसकी संयोजकता लिखेंगे। एल्युमिनियम Al से प्रदर्शित होता है, संयोजकता 3 होती है। क्लोरीन Cl से प्रदर्शित किया जाता है, संयोजकता 1 होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको हर यौगिक का प्रतीक और संयोजकता पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी संयोजकताओं का तिर्यक गुणा कर देंगे। एल्युमिनियम का गुणा 1 से होगा, क्लोरीन का गुणा 3 से होगा। तो जब हम इसके हल को आगे देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसी प्रकार सोडियम सल्फाइड की अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा उदाहरण था वो है जिसमें सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फाइड की संयोजकता की बात करें तो 2 होती है। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा Na2S बनेगा और ये एक दूसरे से संयोजित होकर के क्या बना देंगे, Na2S, क्योंकि एक दूसरे के आवेशों को निरस्त कर देंगे और विद्युत उदासीन यौगिक बनाएंगे। अब हमारा अगला उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए संयोजकता 2 होती है, प्रतीक Mg होता है, इस पर आवेश +2 होता है। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है और प्रतीक होता है OH और यह एक बहुपरमाणुक आयन है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 1 से गुणा करेंगे और हाइड्रोक्साइड को 2 से करेंगे। चूंकि हाइड्रोक्साइड एक बहुपरमाणुक आयन है और यहाँ पर एक से अधिक संख्या में उपस्थित है, तो यहाँ पर हम इस बार कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे और जब हम कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे जो सूत्र निकल करके आएगा वो आएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो इस कोष्ठक का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार हम सूत्रों को लिखते हैं। तो यहाँ हमने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निरूपित यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो इन यौगिकों के नाम आपको बताने हैं। आपके पास कुल मिलाकर के 5 यौगिक दिए हुए हैं, इन 5 के नाम आपको बताने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं एक एक करके और जानते हैं कि इनके नाम क्या हैं। तो पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो हमने क्या कहा था कि पहले हम हमेशा धातु का नाम लिखते हैं जिन भी यौगिकों से बना है। तो हमने यहाँ पे कौन सी धातु दिख रही है, एल्युमिनियम दिख रही है और दूसरा आयन कौन सा है, सल्फेट। तो हम किसका नाम लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम आयन है और 3 सल्फेट आयन है। तो इसका सूत्र विद्युत उदासीनता के लिए आवश्यक तत्वों का अनुपात दर्शाता है, जिसमें एल्युमिनियम का पर आवेश 3 होता है और सल्फेट पर -2 होता है।
और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले धातु का नाम लिखेंगे जो कि है कैल्शियम, और फिर है क्लोराइड, जो कि आयन को आयन के रूप में ही लिखते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम, फिर है K2SO4 जहाँ पर धातु है पोटेशियम, तो यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, और यहाँ पर सल्फेट आयन है तो उसे सल्फेट बोलेंगे। जैसे KNO3 है अगला, तो के मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम को पोटेशियम लिखेंगे, और नाइट्रेट आयन को नाइट्रेट लिख देंगे। इसी प्रकार पांचवा है CaCO3 यानी कि कैल्शियम, दूसरा आयन कौन सा है, कार्बोनेट। तो इस प्रकार हम इनके नाम लिखते हैं, पहले धातु का नाम लिखते हैं फिर बाद में आयन का। अब प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि रासायनिक सूत्र शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। और ये सभी प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि रासायनिक सूत्र से क्या अभिप्राय है, तो चलिए समझते हैं क्या अभिप्राय है। तो एक रासायनिक सूत्र तत्वों के एक रासायनिक पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को दर्शाने का एक संक्षिप्त तरीका होता है। यह तत्वों के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है, और उसके प्रतीकों के ऊपर संख्या का प्रयोग करता है दिखाने के लिए कि प्रत्येक तत्व कितने में कितने परमाणु, प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं उस यौगिक में। रासायनिक सूत्रों के अगर घटक की बात करें तो यह यौगिक में मौजूद तत्वों के प्रकार को दर्शाता है। यह यौगिक में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है। उदाहरण के लिए मान लो कि पानी की बात कर रहे हैं, तो इसमें पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए H दिखाते हैं और ऑक्सीजन के लिए O से प्रदर्शित करते हैं। तो यह उसमें तत्वों का प्रकार दिखाता है कि कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। या जैसे कि पानी की जब हमने बात करी तो उसने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन उपस्थित है, एक ऑक्सीजन उपस्थित है, क्योंकि इसका सूत्र H2O था। तो ये तत्वों के प्रकारों को बता रहा है, साथ साथ उनकी संख्या को भी बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जो इसे 2 इनको कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे लगाए जाते हैं, लिखे हुए जाते हैं। संख्या ये दर्शाती है कि प्रत्येक पानी के एक अणु के लिए 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 परमाणु आवश्यक होते हैं। तो हमने पाठ्य प्रश्न 3 का हल देख लिया। इसके बाद हम पाठ्य प्रश्न 4 की बात करते हैं जिसमें पूछा गया है कि एक H2S अणु और PO4 3- आयन में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, परमाणुओं की संख्या पूछी है आपसे, तो बहुत बेहद आसान सा प्रश्न है। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। इसका हल क्या होगा कि अगर हम H2S अणु के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आप साफ देख सकते हैं, आपको 2 दिख रही है और सल्फर की 1 दिख रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। इसी प्रकार अगर हम फॉस्फेट आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस उपस्थित है, यानी कि फास्फोरस P परमाणुओं की संख्या 1 है और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो कुल मिलाकर यहाँ परमाणुओं की संख्या 5 है। इस प्रकार हमने आयनों के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं आयनों के लिए वो भी हमने, आयनिक यौगिकों के लिए वो भी हमने सीख लिए। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। जो बातें आपको याद रखनी है, जो याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि सबसे पहले आयन परमाणु से आवेशित कण होते हैं, जो तब बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या फिर खो देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें आयन प्राप्त होते हैं। उसके बाद धनायन क्या होता है, धनावेशित आयन होता है। इलेक्ट्रॉनों की हानि के फलस्वरूप जो भी बनता है वो धनायन होता है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जो बनता है वो ऋणायन होता है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति होता है जो किसी यौगिक के संगठन को दर्शाती है, और उसमें कितनी संख्या में कोई भी तत्व मौजूद है और कौन कौन से प्रकार के तत्व मौजूद है यह हमें बताती है। और धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर लिखा जाता है, अधातुओं को दाईं ओर लिखा जाता है। संयोजकता के बारे में मैंने बताया कि संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संदर्भित करती है, जो किसी परमाणु की अन्य परमाणुओं से बंधने की क्षमता को बताती है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो संयोजकताएं संतुलित होनी चाहिए ताकि पूरे यौगिक का विद्युतीय रूप से उदासीनता आपको देखने को मिले। इसका मतलब है कि यौगिक में कुल धनावेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होना चाहिए। तो हमने ये महत्वपूर्ण बातें आज के व्याख्यान की दोहरा ली। यहाँ से हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। अब हम कल बात करेंगे, अगले व्याख्यान में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।